तो हम थे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। तो नेशनल इनकम मैंने क्या बोला कि जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज में आएगा, और डोमेस्टिक इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज में आएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, इंडिया में है। अब माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक ऑफिस है इंडिया में है, तो उसमें जो इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं के भी हो सकते हैं, इंडियंस तो हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। बट उस पे काम करने वाले लोग में से जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री का है, ठीक है, अगर उस पर एक इंडियन काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक अगर इंडियन काम कर रहा है, तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, डोमेस्टिक इनकम में भी कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हमारी कंट्री में लोकेटेड है। बट उसमें अगर एक मतलब अमेरिकन काम कर रहा है, ठीक है, एक अमेरिकन काम कर रहा है, एक किसी भी और कंट्री का इंसान काम कर रहा है बोल सकते हैं उस ऑफिस में या उस कंपनी में, तो वो हमारी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो ये ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जो माइक एम एस ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, ठीक है, इसकी जो भी बिल्डिंग है ये वो इससे ये पूरी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी, तो डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट की जाएगी। बट इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है। अब अगर कोई ऑफिस बाहर है, अब मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये तो इंडिया में है, ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इनकम में आ रहा है। बट इस पर नेशनल इनकम में देखने के लिए हमको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि उस पर जो काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर लाई कर रहा है। अब यहीं पे आते हैं अगर हम नेशनल इनकम में, तो मान लीजिए एक एमएस ऑफिस का एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो लोकेटेड है चाइना में, ठीक है। तो अगर चाइना में लोकेटेड है या जापान में लोकेटेड है, अब वहां पर कोई इंडियन काम कर रहा है, ठीक है, वो इंडियन काम कर रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी तो नहीं है, नहीं है ना। बट उस पे काम करने वाला जो इंडियन है उसकी जो इनकम होगी वो हमारी नेशनल इनकम में आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री के लिए लाई करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। इसके आप लोग जितने ज्यादा ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे वो आएगा। जैसे मैंने बताया था एम्बेसी, ठीक है, अब एक इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है यहाँ की एम्बेसी है अमेरिका में, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी इंडियन एम्बेसी है। तो अगर इंडियन एम्बेसी है इन इटली, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बट अब उसमें काम करने वाला इंसान अगर इंडियन है तो वो नेशनल इनकम में आएगा। बट अगर उसमें काम करने वाला इंसान अगर जापानीज है या अमेरिकन है या यूरोपियन है, तो वो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। वो डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा पूरा पूरा। जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उस इंडियन एम्बेसी जो कि बाहर लोकेटेड है उसमें कोई भी काम कर रहा हो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम तो में तो इंक्लूड होगा। पर जब हम नेशनल इनकम में देखेंगे तो वो सिर्फ देखेंगे कि वहां पे काम करने वाले इंसान का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो नेशनल इनकम के लिए ये होता है कि एक तो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, फैक्टर इनकम होना चाहिए फीचर, और एक दूसरा उसका वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये मैंने आपको नॉर्मल रेसिडेंट में ही बताया, ठीक है। तो ये जो है जो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए और फैक्टर इनकम होनी चाहिए, ट्रांसफर इनकम्स नहीं आएंगी, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का। ये जब हम इसको पढ़ेंगे इसके एग्रीगेट्स वगैरह तो और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या मैंने बोला था? गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बोला था गुड्स, बोला था गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है? फर्म देती है हाउस होल्ड को, फर्म देती है हाउस होल्ड को गुड्स, बदले में हाउस होल्ड क्या देते हैं? एक्सपेंडिचर देते हैं। तो अब जो गुड्स हैं, गुड्स के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, गुड्स के कुछ टाइप होते हैं। तो गुड्स होते हैं हमारे मेनली दो टाइप के। गुड्स मतलब एनीथिंग, क्या होता है गुड्स का मतलब? एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स,
इसको हम गुड्स बोलते हैं। तो ये हमारे दो तरीके के हैं, एक तो है फाइनल गुड्स और एक है इंटरमीडिएट गुड्स। एक है फाइनल गुड और एक है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्टली यूज्ड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज करें। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, जिसको जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होने वाला है, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट जिसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब जो फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, अब जो फाइनल गुड्स हैं उसके कुछ टाइप्स हैं। तो फाइनल गुड्स के जो है वो 4 टाइप है हमारे। ठीक है, फाइनल गुड्स की 4 टाइप है, क्या क्या, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल, गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, और इसको हम चौथा बोल देते हैं कि सिर्फ हम गुड्स के फॉर्म पे नहीं करते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसको, सर्विसेज। तो ये हमारे 4 टाइप ऑफ गुड्स हो गए। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब जिसकी जो लाइफ है वो बोल सकते हैं 1 ईयर तक की हो। ठीक है, 1 साल तक हम, या 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा बोल सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सके। जैसे कि मान लीजिए हमने खरीदा, एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, या हमने एक टेलीविज़न खरीदा, या हमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। तो तो बोल सकते हैं मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो वो 1 साल नहीं, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए चलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ड्यूरेबल। अब सेमी ड्यूरेबल जिसको हम 1 साल से कम के लिए यूज करते हैं, जैसे जैसे मान लो कि कोई हमने कपड़ा लिया, ठीक है, कोई कपड़ा लिया तो उसकी हम बात कर लें, या हम जैसे नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल बैग्स जो हैं वो लेते हैं तो वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्कूल बैग हमने लिया तो हम यूजुअली कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हर साल चेंज करें, तो उसको हम बोल सकते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कि वो विद इन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम ही उस चीज़ को चला रहे हैं, कोई भी कपड़ा हो गया। ठीक है, तो वो। अब नॉन ड्यूरेबल मतलब जिसको अपन एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसको सिंगल यूज़, सिंगल यूज़। जैसे मान लीजिए शुगर हमने लाया, खाया, खत्म हो गई, तो ये क्या है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और सर्विसेज तो हम जैसे हो गए, हम डॉक्टर के पास गए, हमने दिखाया, या हम किसी ट्यूशन में जा रहे हैं तो हमको टीचर ने पढ़ाया, तो वो सब हमारी क्या है, सर्विसेज। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्लोथ्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ब्रेड एंड बटर, मतलब जो भी हम, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या बोल सकते हैं, सर्विसेज में टीचिंग, ठीक है, या ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्विसेज। तो ये हमारे 4 टाइप ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट कंजम्पशन गुड्स हो गए। जब हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला जो कि यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम एक नाम से और जानेंगे, रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रॉ मटेरियल।
ठीक है, अब देखो जो मैंने बोला था शुगर, जैसे मैंने लिखवाया था इसमें वन ब्रेड एंड बटर, या तो शुगर था, तो अगर शुगर डायरेक्टली एक कंज्यूमर ने परचेज की कंज्यूम करने के लिए, वो तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। बट अगर शुगर परचेज की एक केक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो लिख सकते हैं शुगर परचेज्ड बाय केक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये वही गुड क्या हो गया, वही जो गुड था जो कि एक टाइम पे नॉन ड्यूरेबल था, बट वो नॉन ड्यूरेबल इसलिए था क्योंकि उसको एक फाइनल कंज्यूमर उसको यूज कर रहा था। बट यही क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा कब, जब कोई इसको किसी और अभी फर्दर प्रोसेस और प्रोडक्शन में वो अभी यूज होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ गुड्स में, तो इतना ये हमारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसके, नेशनल इनकम के, कि गुड्स क्या हमने देखा, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा आज की क्लास में, हमने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री जिसको हम बोल सकते हैं हमारी, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री में हमारा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर है यहाँ पे लोकेटेड इंडिया में, माइक्रोसॉफ्ट वाला कोई ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, या इंडियन एम्बेसी है बट वो कहीं और लोकेटेड, डोमेस्टिक टेरिटरी में तो आएगी, बट नेशनल इनकम में आएगी कि नहीं आएगी वो कैसे पता चलेगा, उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा, या तो जो कंट्री में रह रहा हो वो, एक तो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, दूसरा रहना रहे तो जैसे अब मान लो कि कोई मैंने जैसे बताया कि कोई यूरोपियन है वो हमारी कंट्री में रह रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो घूमने आया है, अगर घूमने के पर्पज से आया है वो रह रहा हो, साथ में जो वो कमा रहा हो पैसा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारी कंट्री में लाए, ये दोनों फीचर साथ में होंगे तब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट ही होते हैं जो कि नेशनल इनकम में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हो गया सिटीजनशिप, एक होता है नॉर्मल रेसिडेंट, इसी के अपोजिट होंगे नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, तो वो नहीं काउंट होते हैं। फिर होता है सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप हमको कब मिलती है, जब हम हमारी कंट्री में बॉर्न हुए, और रेसिडेंटशिप कब मिलती है, जब कोई इंसान किसी दूसरी कंट्री में जाके 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा हो तो फिर उसको रेसिडेंट परमिट की नीड होती है। सिटीजनशिप कब, यहाँ तो और मिल सकती है कब, जब आप 5 साल, एक टेन्योर होता है 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर हम रह रहे होंगे तो हमको सिटीजनशिप मिलेगी, बट गवर्नमेंट जब उसको अलाउ करे। यही रेसिडेंटशिप कब मिलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे वर्क पे मिलेगी, हमारा काम किस तरीके का है। ठीक है, अगर हम 2 3 4 दिन के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर हमको उतने समय के लिए वो वीज़ा मिलेगा। ठीक है, बट अगर हम उससे ज़्यादा के लिए जा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट वीज़ा लेके जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट हमको रेसिडेंटशिप की भी नीड होती है। ठीक है, जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है ना, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं, और ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा क्या, हमने देखा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो कि गुड्स और सर्विसेज पर डिपेंडेंट होती है, कि गुड्स एंड सर्विसेज जब मिलेंगी, कोई एक जन गुड्स एंड सर्विसेज देगा तो उसके बदले में जो किसी को रिसीव होगा वो कहलाती है हमारी फैक्टर इनकम। यही ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स को हम कहीं बाहर रह रहे हैं और या यहीं रह के अगर हम पेरेंट्स को कुछ दे रहे हैं या किसी फ्रेंड को हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हुए चलेंगे कि वो हमको एक्सचेंज में कुछ देंगे, तो वो हमारी क्या है, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को हम लोग 2 साइडेड इनकम भी बोलते हैं, और ट्रांसफर इनकम को हम लोग 1 साइडेड या फिर यूनिलेटरल इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम का एग्जांपल क्या था, जो कि हमने सर्कुलर फ्लो में देखा था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, ये सारी चीजें। और ट्रांसफर इनकम में क्या हो जाएगा, पेंशन, बोनस, गिफ्ट, ये सब क्या है, 1 साइडेड। इसके नीड में जरूरी नहीं कि हम जरूरी नहीं है ही नहीं कि हमको कुछ मिलेगा। ठीक है, अब ये हमने देखा। इसके बाद हमने टॉपिक देखा था नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। तो नेशनल इनकम में क्या होगी, एक तो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, वो चारों साथ में वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो रहे और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री पे लाई करे। अब आप बोलेंगे कि बाहर रह रहा है, तो बाहर भी अगर वो रह रहा है स्टिल उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई कर रहा है, तो वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में आएगा। पर डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नेशनल इनकम
और उसके एग्रीगेट्स। हम थोड़ा सा कल इसी के नेशनल इनकम के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ओके।